हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशनल अड्डा द स्टूडेंट एकेडमी पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों को स्वागत करता हूं अपना इस एजुकेशनल चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो 50 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर है और जीके जीएस का ये पेपर है। हर क्वेश्चंस को उसी प्रकार से ऑप्शंस के थ्रू डिस्कशन कराया गया है। पूरे वीडियो को देखिए और देखिए क्या क्या आपको सीखने के लिए मिलता है इस वीडियो के द्वारा और कौन कौन सी चीज़ें का आपको रिवीजन होता है। तो पूरा वीडियो को देखिए शुरू से लेकर अंत तक और हर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्या क्या इसमें नए नए फैक्टर आपको मिल रहे हैं सीखने के लिए, है ना। तो चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर नहीं पसंद आती है तो किसी और के पास शेयर कर दें ताकि उसे शायद पसंद आ जाए, और दोस्तों में शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पुराने हैं, जैसे भी हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के घंटी को भी दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें या जब भी हम लाइव आएँ तो पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलते हैं आज के वीडियो पे और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। तो देखिए लौह एवं रक्त की जो नीति था वो बलवन के द्वारा अपनाया गया था अपने विरोधियों के प्रति। सही है, आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। बलवन से संबंधित और भी सारे प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं वो याद कीजिए, क्या क्या आता है एग्जाम में। तो बलवन का बचपन का क्या नाम था, तो बहाउद्दीन नाम था। क्या नाम था, बहाउद्दीन नाम था। बलवन किस नाम से गया दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठता है, तो दिल्ली सल्तनत में वो गुलाम वंश का शासक है और वो गयासुद्दीन बलवन के नाम से 1266 में गद्दी पे बैठता है और 86 तक वो शासन करता है। तो याद रखना है उसके बचपन का क्या नाम, बहाउद्दीन। गयासुद्दीन बलवन के नाम से वो गद्दी पर बैठता है और 1266 से 86 तक वो गद्दी पे रहता है। दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का ये शासक है। इसने जब गद्दी संभाला दिल्ली सल्तनत का तो मंगोल आक्रमण, इसके समय में मंगोल आक्रमण होते रहे। इसने मंगोलों से आक्रमण जब भी होता था तो दिल्ली को हमेशा बचाते रहा। बलवन के द्वारा अपने दरबार में सिजदा और पौबोस दो प्रथा को शुरुआत किया गया। सिजदा का मतलब होता था दंडवत प्रणाम और पौबोस का मतलब होता था पैर को चूमना यानी चरण को चूमना। इसने एक उत्सव ही मनाना शुरू किया जो फारसी रीति रिवाजों पर आधारित था और वो उत्सव का नाम था नवरोज। क्या नाम था, नवरोज उत्सव। नवरोज उत्सव पे ही जहांगीर और नूरजहां की मुलाकात होती है। नवरोज उत्सव को शाहजहां के द्वारा बंद कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, किसके द्वारा नवरोज उत्सव को बंद किया गया था, तो शाहजहां के द्वारा बंद कर दिया गया था। बलवन के दो राज दरबारी थे, एक का नाम था अमीर खुसरो और दूसरे का नाम था अमीर हसन। बलवन ने दो उपाधि धारण किया था, एक उलूग खाकी जो इसे दिया गया था नसरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा। किसके द्वारा, नसरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा। और दूसरा जो उपाधि था इसका वो था जिले इलाही की, जिले इलाही की। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। इसके द्वारा एक सैन्य विभाग के लिए, किसके लिए, सैन्य विभाग के लिए दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किया गया था सैन्य विभाग के लिए। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है बलवन से संबंधित। क्या क्या हमने आपको बताया,
तो बलवन बहाउद्दीन इसका बचपन का नाम, गयासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर 1266 से 86 तक रहता है। मंगोल आक्रमण से ये रक्षा करते रहता है किसे, तो दिल्ली को। सिजदा और पवोस नामक प्रथा की शुरुआत किया। नवरोज उत्सव शाहजहां से समाप्त किया। दीवान अर्ज नामक विभाग सैन्य विभाग के लिए चलाया। अमीर खुसरो अमीर हसन इसके दरबारी थे। उलुग खां की उपाधि इसे नसरुद्दीन मोहम्मद ने दिया था। जिले इलाही का भी इसने उपाधि धारण किया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है जो किससे संबंधित है, बलवन से संबंधित है। आइए हम थोड़ा अब जानते हैं शेरशाह के बारे में। शेरशाह सूरी जो था वो सूर्य वंश का शासक था। कौन सा वंश का शासक था? सूर्य वंश का शासक था, है ना। यह अफगान का था। तो आज दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठने वाला ये दूसरा अफगानी था। पहला कौन था? तो पहला अगर नाम पूछेगा तो बहलोल लोदी। क्या नाम होगा? बहलोल लोदी। शेरशाह का बचपन का नाम था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। फरीद खां का नाम शेर खां हो गया। कब? जब इसने एक शेर को तलवार से एक ही बार में मार डाला था। तो बहार खां लोहानी के द्वारा, किसके द्वारा? बहार खां लोहानी के द्वारा इसे शेर खां की उपाधि दिया गया। और शेर खां शेर शाह कब बन गया? शेर शाह कब बना? तो जब यह 1539 में कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध में जब विजय प्राप्त करता है तो शेर खान को शेरशाह के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। शेरशाह दिल्ली के गद्दी पे कब बैठा? तो 1540 में विलग्राम का युद्ध होता है। और विलग्राम के युद्ध में विजय के बाद ये सारे युद्ध जो है वो हुमायूं के साथ लड़े गए हैं, है ना। तो विलग्राम के युद्ध के बाद ये दिल्ली पे गद्दी पे बैठता है और दिल्ली के गद्दी पे बैठने वाला ये दूसरा अफगान शासक बना। उसके बाद शेरशाह सूरी जो है वो जीटी रोड की जो बनवाया वो इसी के द्वारा। और कबूलियत एवं पट्टा प्रथा, ध्यान दीजिएगा, कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी के द्वारा ही कराया गया। सही है। उसके बाद डाक विभाग की सेवा का भी शुरुआत जो कराया गया वो शेरशाह सूरी के द्वारा। इनके दरबार में मलिक मोहम्मद जायसी, ध्यान रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी रहा करते थे। चलिए आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक पे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम पीछे भी आपको चर्चा की है। जूना खान इसका वास्तविक नाम था और इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण किया था और बाद में देवगिरी का नाम क्या कर दिया था? दौलताबाद कर दिया था। उसके बाद दौलताबाद यानी देवगिरी से फिर से राजधानी दिल्ली लेकर चलाया। इसके द्वारा सांकेतिक मुद्रा चलाया गया। और इसी के समय में इब्न बतूता 1333 में, जो मोरक्को का निवासी है, भारत आता है। भारत में डाक विभाग और गुप्तचर विभाग को वो चर्चा करता है अपनी पुस्तक जिसका नाम है रेहला, है ना। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा जानिए। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था जो 1296 से 1320 तक गद्दी पे रहता है। और अलाउद्दीन खिलजी को अली और गरसुब के नाम से बचपन में जाना जाता था। यह घोड़े को दागने, सैनिकों को हुलिया लिखने, बाजार नियंत्रण प्रणाली जैसी व्यवस्था को यह लेकर आया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम मलिक काफूर था। इसे दक्षिण अभियान के लिए इसे ही सौंपा था। चलिए ये चार ऑप्शन को हम बताने का प्रयास किया, आपको क्या क्या इसे जानना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। यह है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फिरोज तुगलक के द्वारा लगाए गए सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग था? तो देखिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो सिंचाई कर लगाया गया था वो उपज का 1/10 भाग था। कितना था? 1/10 था। 1/10 अशोक के समय में भी कर था। ध्यान रखिएगा, अशोक के समय में भी जो कर व्यवस्था था उसमें कितना लिया जाता था? तो 1/10 भाग लिया जाता था। उसके बाद देखिए 1/6 भाग किसके किसके समय था? तो ये हर्ष के समय में था, गुप्त वंश के समय में था। उसके बाद विजयनगर के समय में था। और धार्मिक कर भी जो था वो आपका 1/6 ही था। 1/3 किसके समय में था? तो ये शेर शाह और चोल वंश के समय में कर व्यवस्था कितनी थी?
1/3 थी। और 1/2 कर व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब के समय में था, औरंगजेब के समय में था, है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है कि औरंगजेब के समय में और खिलजी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में कर व्यवस्था कितना था, तो 1/2। सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों के समय में कर व्यवस्था बिल्कुल 50% था। उसके बाद 1/6 कब था, तो हर्षवर्धन के समय में, गुप्त वंश के समय में और विजयनगर साम्राज्य के समय में। और धार्मिक कर भी जो था वो 1/6 था। शेरशाह सूरी और चोल वंश के समय में धार्मिक कर कितना था, तो 1/3 था। और अशोक और फिरोज शाह तुगलक के समय में कितना था, तो 1/10 था। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर, किस पे, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। कौन, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात और दीवाने बंदगाह, दीवाने खैरात और दीवाने बंदगाह दो विभाग बनाता है। दीवाने खैरात जो विभाग था वो आपके विधवा महिला और वैसे लड़की जो मतलब असमर्थ हो और जिनकी स्थिति सही नहीं हो, उनके लिए दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की गई थी। और दीवाने बंदगाह विभाग जो था वो आपका स्थापना किया गया था दासों के लिए। किसके लिए, दासों के लिए दीवाने बंदगाह की स्थापना की गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक से भी ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसने 24 कष्टदायी कर को समाप्त करके, 24 कष्टदायी कर को समाप्त करके 4 कर में बदल दिया था। वो 4 कर था जजिया, जकात, खुम्स और खराज। जजिया, जकात, खुम्स और खराज, है ना। सबसे ज्यादा दासों की जो संख्या थी वो फिरोज शाह तुगलक के ही समय में था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। अकबर के द्वारा इलाही संवत की शुरुआत 1583 में किया गया था। देखिए बहुत सारे व्यवस्थाएं थी जो अकबर के द्वारा समाप्त किया गया और कुछ व्यवस्थाएं अकबर के द्वारा लाया गया। वो सारे डेट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए हम आपको एक एक करके बताते हैं, प्रयास कीजिएगा इसे कि किस प्रकार से याद किया जाए। हम समझाते हैं, आप देखिए समझिए। सबसे पहले जो था वो दास प्रथा और हरम दल। दास प्रथा और हरम दल से अकबर ने मुक्त किया अपने आप को 1562 में। उसके बाद तीर्थ यात्रा कर 1563 में। उसके बाद जजिया कर को समाप्त किया 1564 में। ठीक है, तो ये तीनों आप एक बार में याद रखिए। ठीक है, ये तीनों को एक बार में याद रखना है। दास प्रथा और हरम दल, तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर। दास प्रथा और हरम दल को 1562 में और तीर्थ यात्रा कर को 1563 में और जजिया कर को 1564 में। देखिए 62, 63, 64 कंटिन्यू डेट है, इसे ऐसे याद रखिए। 62, 63 और 64 कंटिन्यू है। दास तीर्थ जजिया, दास तीर्थ और जजिया को ऐसे याद रखिए। ऐसे याद रखिए, दास तीर्थ करके जिया, है ना, ऐसे याद रखिए इसे। दास तीर्थ करके जिया कब कब है ये, तो 62, 63 और 64 में ये समाप्त किया गया। उसके बाद है दास प्रथा हो गया, तीर्थ यात्रा कर हो गया और जजिया कर हो गया, है ना। उसके बाद है 1571 में फतेहपुर सिकरी की स्थापना किया जाता है और राजधानी को फतेहपुर सिकरी ही स्थापित किया जाता है 1571 में। उसके बाद आया 1575, कितना आया 1575। तो 1575 में क्या किया गया, इबादत खाना की स्थापना, इबादत खाना की स्थापना किया गया 1575 में। और 1578 में इबादत खाना में ही प्रवेश की अनुमति दे दिया गया 1578 में। उसके बाद 1582 में दीन ए इलाही धर्म की घोषणा किया जाता है 1582 में। और आपका 1583 में इलाही संवत, कौन सा संवत, इलाही संवत। और 1585 में लाहौर राजधानी परिवर्तन कर दिया जाता है। तो देखिए हम आपको क्या क्या यहाँ पे बताए हैं, ये सारे डेट को आपको याद रखना है। और इसको अगर आप याद रखते हैं तो एक ना एक क्वेश्चन इससे एग्जाम में आते रहता है, आपको बहुत ही मदद होगा याद क्वेश्चन बनाने में। देखिए दास प्रथा और हरम दल कब, 62 में,
तीर्थ यात्रा कर 63 में समाप्त किया गया, जजिया कर 64 में समाप्त किया गया। उम्मीद है कि आपको यह भी याद होगा कि जजिया कर को लागू करने वाला पहला शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था और अकबर ने इसे समाप्त कर दिया। लेकिन औरंगजेब का जब काल आया तो फिर से इसे ये शुरू कर दिया था। उसके बाद फतेहपुर सिकरी का निर्माण और यहाँ पे राजधानी परिवर्तन 1571 में कराया गया। इबादत खाना की स्थापना 1575 में और इबादत खाना में प्रवेश 1578 में अनुमति दिया गया। दीन इलाही धर्म की घोषणा 1582 में किया जाता है। इलाही संबत की घोषणा 1583 में और लाहौर राजधानी परिवर्तन किया जाता है 1585 में। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो सी नंबर, ये बी नंबर 1583। इलाही संबत कब हुआ था, तो 1583 में। अकबर के बारे में कुछ जाने। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था हमीदा बानो बेगम के गर्भ से राजा बीरसाल के महल में। इसके बचपन का नाम था जलाल। क्या नाम था, जलाल था। 1556 में ये राजा बनता है 13 वर्ष की उम्र में और 60 तक इसका संरक्षक रहता है कौन, बैरम खां। अकबर के द्वारा 2 युद्ध लड़े गए थे जो बहुत ही फेमस था। एक था पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का सेकेंड युद्ध जो 1556 में लड़ा गया था अकबर और हेमू के युद्ध, और एक था हल्दी घाटी का युद्ध। किस घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच था। तो ये सारी बातें आपको याद रखना अकबर से संबंधित। अकबर द्वारा पहला जो जीता गया अभियान था वो मालवा का क्षेत्र था और अंतिम जो अभियान जीता गया था वो असीरगढ़ का क्षेत्र था। अकबर गुजरात विजय के समय पहली बार समुद्र का दर्शन करता है और पहली बार पुर्तगालियों से भी वहीं पे इसकी मुलाकात होती है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। तो मराठों का मैकियावेली नाना फडणवीस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नाना फडणवीस को कहा जाता है ना। किसे कहा जाता है, तो नाना फडणवीस को। इनका जो वास्तविक नाम है वो नाम है बालाजी जनार्दन भानु। क्या नाम है, बालाजी जनार्दन भानु। इन्हें जो नाना फडणवीस की जो उपाधि दिया था उस अंग्रेज का नाम था जेम्स ग्रांड डफ। क्या नाम था, जेम्स ग्रांड डफ। तो याद रखना है कि नाना फडणवीस के नाम से किसे जाना जाता है मराठा में, तो बालाजी जनार्दन भानु को। और बालाजी जनार्दन भानु या कहे नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली किसे कहा गया था, तो जेम्स ग्रांड डफ के द्वारा कहा गया था। किसे, तो नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा गया था। किसे, तो जेम्स ग्रांड डफ के द्वारा नाना फडणवीस को क्या कहा गया था, तो मराठों का मैकियावेली कहा गया था, है ना। बाजीराव प्रथम के बारे में बात करें तो बाजीराव प्रथम जो था वो मराठा साम्राज्य का वह शासक था जो 1737 में दिल्ली पर आक्रमण करता है। कहां पे, दिल्ली पर आक्रमण करता है और दिल्ली पे आक्रमण करने वाला ये पहला मराठा शासक बनता है। जब ये दिल्ली पर आक्रमण किया था तो वहां का शासक मोहम्मद शाह था। कौन था, मोहम्मद शाह था। ध्यान रखना है बाजीराव प्रथम का संबंध मस्तानी नामक एक महिला से था जिसके कारण ये चर्चा में था। उसके बाद है बाजीराव प्रथम के द्वारा ही कहा गया था पुराने और जर्जर और खोखले हुए वृक्ष की तने पे वार करो, टहनी या शाखाएं खुद ब खुद गिर जाएगी। यह बाजीराव प्रथम के द्वारा ही कहा गया स्टेटमेंट है। अब देखिए यहां से इसके द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था, पाल खेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध, पाल खेड़ा का युद्ध। तो देखिए ये खेड़ा वाले जो युद्ध है ना वो 4 प्रकार के हैं और ऐसे युद्ध का नाम पूछा था एग्जाम में, तो ये चारों को आपको याद रखना है। देखिए हम आपको साइड में बताते हैं कौन कौन सा वो है। जो सबसे पहले है वो है खेड़ा का युद्ध, उसके बाद है शंकर खेड़ा, उसके बाद है पाल खेड़ा और उसके बाद है सिंदर खेड़ा। सिंदर खेड़ा, देखिए ये वाला जो युद्ध होता है खेड़ा का युद्ध वो 1707 में है। शंकर खेड़ा का युद्ध जो है वो 1724 में है और पाल खेड़ा का जो युद्ध है वो 1728 में है और सिंदर खेड़ा का जो युद्ध है वो 1757 में है। तो ये चारों युद्ध आपको याद रखना है। ये वाला युद्ध का नाम पिछले बार डेट पूछा हुआ था एसआई का एग्जाम में,
सही है। ये प्रीलिम्स में पूछा हुआ था क्वेश्चन कि शंकर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, जबकि जनरली आपको किताबों में मिलेगा खेड़ा और पाल खेड़ा के बारे में। तो एक ये आपको मिल गया शंकर खेड़ा, और ये अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये किताब में देखे ये भी एक युद्ध है, शंकर खेड़ा के तहत ही सिंदर खेड़ा ही, तो इसे भी आप याद रखिए। हो सकता है कि इस बार ये पूछा था तो अगले बार ये पूछ सकता है ना। तो चलिए याद रखिए, खेड़ा का युद्ध 1707, शंकर खेड़ा का युद्ध 1724, पाल खेड़ा का युद्ध 1728 और ये सिंदर खेड़ा का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। चलिए अब आते हैं अगले ऑप्शन पे, और देखिए अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन कह रहा है संभाजी। तो संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए, और संभाजी के बाद राजा राम बना, और राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। मराठा साम्राज्य की राजधानी दूसरा सतारा, पहला रायगढ़ था, उसके बाद कहां पे बनाया, सतारा को बनाया। आइए 5वें नंबर क्वेश्चन पे। अब 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाहुल प्रणाली, 5 नंबर क्वेश्चन, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो पाहुल प्रणाली की जो शुरुआत किया गया था वो सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो 1666 में पटना में हुआ। 1669 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए, और 1708 में नांदेड़, जो महाराष्ट्र में, नांदेड़ में गुल खान नामक पठान के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। गुरु गोविंद सिंह को ही सच्चा पातशाह का उपाधि दिया गया था, और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 5 कक्का रखने के लिए इन्होंने ही शुरू करवाया। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही नाम के पीछे सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा गया। क्या जोड़ने के लिए कहा गया, सिंह शब्द को जोड़ने के लिए कहा गया। तो ध्यान रखना है गुरु गोविंद सिंह से संबंधित ये सारे क्वेश्चन। गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के पहले गुरु थे। इनका जन्म जो है वो 1469 में तलवंडी में होता है, तलवंडी में होता है। इनके द्वारा लंगर सेवा और संगत और पंगत सेवा, ये सभी जो है वो गुरु नानक के द्वारा ही शुरू किया गया। गुरु नानक जो थे वो आपके समकालीन थे बाबर और हुमायूं के। किसके समकालीन थे गुरु नानक, तो बाबर और हुमायूं के ये समकालीन थे, है ना। तो ये सारे नाम याद रखना गुरु नानक से संबंधित। उसके बाद हरगोविंद से संबंधित कुछ जानिए। हरगोविंद जो थे वो सिखों के सैन्य व्यवस्था के रूप में बदलने का प्रयास किए। 2 तलवार बांधकर गद्दे पे बैठते, यानी सिंहासन पे बैठते कौन, हरगोविंद 2 तलवार बन के बैठते थे। अमृतसर का किलाबंदी ये हरगोविंद के द्वारा ही किया गया, और ये सिख धर्म के 6ठे गुरु थे। क्या में थे, 6ठे गुरु थे। अकाल तख्त की भी स्थापना किनके द्वारा किया गया, तो हरगोविंद के द्वारा ही किया गया था। किसकी स्थापना, अकाल तख्त की स्थापना भी हरगोविंद के द्वारा किया गया था। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसे की स्थापना कब की गई थी। तो प्रथम मदरसे की स्थापना 1781 में किया गया, और ये कलकत्ता में किया गया था। वहीं 1782 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना बनारस में किया जाता है। किनके द्वारा, तो जोनाथन डंकन के द्वारा। किसके द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा। दोनों बातें याद रखिएगा ये कि 1781 में आपका कलकत्ता में मदरसे की स्थापना किया जाता है, तो 1782 में संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में स्थापना किया जाता है जोनाथन डंकन के द्वारा। ये जो दोनों स्थापना हुए थे मदरसा विश्वविद्यालय, ये वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। किसके समय में, वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। अब आइए जानते हैं वारेन हेस्टिंग के समय की कुछ प्रमुख घटनाएं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसी के समय में आता है, और ऐसा कहा जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग और प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग बनता है। बंगाल में 1773 के एक्ट के तहत ही 1774 में एक हाईकोर्ट की स्थापना किया जाता है। और इसी के समय में वारेन हेस्टिंग के समय में और भी क्या क्या कार्य किए गए हैं वो देखिए।
कि वारेन हेस्टिंग के समय में ही बंगाली एक ब्राह्मण थे, क्या नाम था, नंद कुमार, है ना, नंद कुमार पे गलत आरोप लगाकर उन्हें मृत्यु की सजा दे दी जाती है, फांसी दे दिया जाता है, जिसे न्यायिक हत्या के रूप में जाना जाता है। वारेन हेस्टिंग का समय का ही घटना है आपका ये घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ किसके समय में, वारेन हेस्टिंग के समय में ही लाया गया। वारेन हेस्टिंग के समय में 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया जाता है और गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस के द्वारा किया जाता है। किसके समय में, तो वारेन हेस्टिंग के समय में। इसका कार्यकाल 1774 से 85 तक इसका कार्यकाल रहा है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है ये वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल से। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्त कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। दास प्रथा का अंत जो हुआ था वो लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 में किया गया था। 1843 के समय से ही रविवार की जो छुट्टी है वो 1843 से ही शुरू किया गया था लॉर्ड एलनबरो के समय में। सिंध था उसे अंग्रेजों ने अपने ओर मिला लिया था 1843 में। ये भी याद रखिएगा, यहां से 3 डेट आपको एक ही डेट से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तीनों याद रखिए कि लॉर्ड एलनबरो के समय में रविवार की छुट्टी शुरुआत हुआ, दास प्रथा का अंत हुआ और सिंध का विलय हुआ और ये तीनों जो था वो 1843 की घटना थी। आइए ऑकलैंड पे आते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में जीटी रोड, कौन सा जीटी रोड को ये नामकरण इसी के द्वारा किया गया। उसके बाद लॉर्ड कैनिन जो था इसके समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह इंडिया हाईकोर्ट एक्ट इसी के समय में आता है। हड़प नीति को इसने समाप्त कर दिया। उसके बाद CAG पद का निर्माण इसी के द्वारा किया गया, कैनिन के समय में ही किया गया, है ना। और 1857 का जो विद्रोह होता है वो लॉर्ड कैनिन के समय में ही होता है। उसके बाद विलियम बेंटिंग की बात करें तो विलियम बेंटिंग के समय का जो कार्यकाल रहा इसके समय में 1833 का अधिनियम आता है और कहा जाता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा अब। तो इस प्रकार से बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग रहता है और भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है विलियम बेंटिंग। इस प्रकार से विलियम बेंटिंग से संबंधित ये क्वेश्चन, विलियम बेंटिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन और है इसमें, क्योंकि दास प्रथा की बात हुआ है तो यहाँ पे आप बात कर लीजिए सती प्रथा की भी और ठगी प्रथा की भी। तो सती प्रथा की समाप्ति हो गया 1829 में और 1830 में जो था वो ठगी प्रथा की समाप्ति कर दिया गया। ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से और ये कर्नल सलीमन के सहयोग से, है ना। सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास मराठा शासक और अकबर के द्वारा भी किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 7 से याद रखना है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध रंपाओ विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। तो रंपाओ विद्रोह जो है वो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे हुआ था। ये 1922 से 1924 तक की घटना है, ध्यान रखिएगा। 1922 से 1924 तक सीताराम राजू इसके नेता थे। तो याद रखना रामपाओ विद्रोह आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी के तट पर 1922 से 24 तक हुआ था। सीताराम राजू इसके नेता थे। इसी प्रकार से रामपाओ के नाम से एक और ही आता है जिसे कहते हैं रामोसी विद्रोह। ये पश्चिम घाट में हुआ था। कहां पे हुआ था? पश्चिम घाट में हुआ था। उसी प्रकार से एक और नाम पाइका विद्रोह कहां पे हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। अहोम विद्रोह ये कहां पे हुआ था? तो ये असम में हुआ था। एक्का जो किसानों का विद्रोह था ये अवध में हुआ था। कहां पे हुआ था? अवध में हुआ था। बधेरा विद्रोह ये आपका बड़ौदा में हुआ था। कहां पे? बड़ौदा में हुआ था। तो इस प्रकार के कुछ विद्रोह हैं जिनको आपको याद रखना है कि इनका क्षेत्र क्या था इस विद्रोह का। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
तो अगला क्वेश्चन जो है वो 9 नंबर क्या है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी। भारतीय सुधार समिति की जो स्थापना किया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग कांग्रेस के मन से, कहां से, कांग्रेस के मन से इन्हीं के द्वारा किया गया था। जबकि स्वराज शब्द सबसे पहला जो दिया गया था वो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में आय की आकलन सबसे पहली बार किया गया था और इनकी एक पुस्तक थी प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इसी में दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों के आय का आकलन किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचना किया गया। मदन मोहन मालवीय जिसे महामना के नाम से जाना जाता है, ये कांग्रेस की अध्यक्षता 1909 में किए थे जब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था। यानी 1857 का जो नेतृत्व करता थे उनका नाम पूछ रहा है कि फैजाबाद से कौन किए थे। तो फैजाबाद से इसका नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, मौलवी अहमद उल्लाह के द्वारा किया गया था। खान बहादुर खान जो थे वो बरेली से थे। कहां से थे, बरेली से थे। अजीम उल्लाह कहां से थे, तो फतेहपुर से थे। और लियाकत अली कहां से थे, तो ये इलाहाबाद से थे। कहां से थे, इलाहाबाद से थे। उसी प्रकार अगर दिल्ली से पूछ दे, दिल्ली से कौन थे, तो दिल्ली से थे आपका बहादुर शाह जफर। झांसी से आप जान रहे हैं, झांसी से कौन थे, तो झांसी की रानी। उसके बाद अवध से अगर पूछ दे, अवध यानी लखनऊ से कौन थे, तो बेगम हजरत। और कौन सा बच गया, कानपुर। कानपुर से कौन थे, कानपुर से आपका हो जाएगा नाना साहब और तात्या टोपे। तो याद रखिएगा ये सभी नेतृत्वकर्ता भारतीय थे जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। 1857 का विद्रोह का जो शुरुआत होता है वो 10 मई 1857 से लॉर्ड कैनिंग के समय में और मेरठ से इसकी शुरुआत होती है। वैसे सबसे पहला जो विरोध किया जाता है चर्बी वाला कारतूस का वो आपका ये बैरकपुर छावनी से किया जाता है जो मंगल पांडे के द्वारा विरोध किया गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था। तो मुस्लिम लीग के द्वारा कैबिनेट मिशन की जो स्वीकृति दी गई थी वो 6 जून को दी गई थी, जबकि 25 जून को स्वीकृति कांग्रेस के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा दी गई थी। याद तो आंसर जो इसका होगा वो बी नंबर होगा। मुस्लिम लीग के द्वारा 6 जून को कैबिनेट मिशन को स्वीकृति दिया गया था। कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को न्यू दिल्ली पहुंचता है। इसके 3 सदस्य होते हैं, उसी में से एक अध्यक्ष होता है। एक सदस्य का नाम है एबी अलेक्जेंडर, एक का नाम है पैथिक लॉरेंस और एक का नाम है सर स्टेफन क्रिप्स। ठीक है, तो पैथिक लॉरेंस जो है वो इसके अध्यक्ष थे। क्या थे, अध्यक्ष थे। और इसी कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो ध्यान रखना यहां से कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया, 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली पहुंचता है। एबी एलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफन क्रिप्स इसके सदस्य थे और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। अब आइए जानते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग का जो गठन किया जाता है 1906 में और इसका जो गठन होता है वो ढाका में होता है। ढाका में एक सम्मेलन बुलाया जाता है सलीमुल्लाह के द्वारा। किसके द्वारा, सलीम उल्लाह के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता वहां का नवाब बकार उल मुल्क के द्वारा किया जाता है। उसके बाद 1907 में कब, 1907 में कराची में इसके संविधान को लागू किया जाता है। क्या किया जाता है, मुस्लिम लीग का संविधान जो है उसे लागू कर दिया जाता है। और 1908 में अमृतसर में पहला अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का और आगा खां को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाता है।
तो मुस्लिम लीग से संबंधित ये सारी बातें याद रखना है। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह के बुलावे पर बकार उल मुल्क की अध्यक्षता में एक सम्मेलन बुलाया गया और इसी समय इसका गठन किया गया। इसके संविधान यानी मुस्लिम लीग का संविधान जो लागू किया गया 1907 में कराची में, और इसका पहला अधिवेशन 1908 अमृतसर में होता है, और यहीं पे आगा खां को क्या बनाया गया, तो अध्यक्ष बनाया गया। चलिए अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थे। तो भगत सिंह को जो फांसी की सजा सुनाए थे वो जीसी हिल्टन के द्वारा सुनाया गया था। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया जाता है लाहौर के जेल में। कहां पे, लाहौर के जेल में इन्हें फांसी दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स की हत्या और भगत सिंह और ये आपका जो सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे जिसके जुर्म में इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा भगत सिंह के बारे में जाने। इनका जन्म जो था वो 1907 में पंजाब में हुआ था। इन्होंने एक सभा का गठन किया था जिसका नाम था नौजवान सभा, और इनके द्वारा HRS जो सचिंद्र सन्याल के द्वारा बनाया गया था 1924 में। कब, 1924 में। इसी को HSRA कर दिया गया, सॉरी ये HRA होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसी को ये कर दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये गठन किया गया 1928 में भगत सिंह के द्वारा, और ये दिल्ली में, कहां पे, तो न्यू दिल्ली में इसका गठन किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था वो सचिंद्र सन्याल के द्वारा 1924 में, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट अगर लग जाएगा रिपब्लिकन एसोसिएशन तो 1928 नई दिल्ली में इसका गठन किया गया था। भगत सिंह के द्वारा 2 नारा दिया गया था। एक दिया गया था साम्राज्यवाद का नाश हो, और दूसरा जो नारा दिया गया था वो कहा गया था कि क्रांति की तलवार पे धार तब आती है जब इसे वैचारिक पत्थर पे रगड़ा जाता है। यह भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। बाकी जितने भी सब पूछा जाए, चक्के का आविष्कार, उसके बाद आपका ये मानव की अस्थायी प्रवृत्ति, भोजन बनाने का, ये सभी जो था वो नव पाषाण काल से हुआ था। लेकिन अस्थायी रूप से आग का जो खोज किया गया वो आकर आगे खोजा गया मध्य पाषाण काल के आसपास। लेकिन जो पूरा पाषाण काल था, आग का आविष्कार वहीं पे हो चुका था। आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे 14 नंबर पे। करा निम्नलिखित में से किस स्थान पे नृत्य करने की काष्ठ की मूर्ति मिला है। तो नृत्य की काष्ठ की मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से। यहाँ पे विशाल आपका क्या है, तो स्नानागार है ना। और आपको यहां से क्वेश्चन और क्या क्या आता है कि मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में, कहां पे है, पाकिस्तान के लरकाना जिला में, और सिंधु नदी के किनारे। कौन सा नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा भी है जो कौन सा नदी के किनारे, ये रावी नदी के किनारे है। उसके बाद कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और 14 नंबर क्वेश्चन के बाद देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रसिद्ध राजवैदिक जीवक किसके दरबार में रहते थे। तो जीवक जो थे वो बिंबिसार के दरबार में थे। बिंबिसार जो था वो जब भगवान बुद्ध बीमार पड़े थे तो राजवैदिक जीवक को उनकी सेवा में भेजा था। बिंबिसार कौन सा वंश का शासक था, तो हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार के बाद इसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु के बाद इसका उत्तराधिकारी उदयन हुआ। क्या हुआ, उदयन। और उसके बाद नागदशक हुआ, है ना। तो याद रखना है, ये क्रम पूछा जाता है। हर्यक वंश के शासकों का क्रम क्या है, तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। बिंदुसार जो था वो आपका शासक था मौर्य वंश का। कौन सा वंश का, मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये उत्तराधिकारी बनता है। और कालाशोक जो था वो आपका शिशु नाग वंश का शासक था।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन करा है, किस वर्ष राष्ट्रीय योजना नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन किया गया था वो 1938 में किया गया था। किसके द्वारा? तो पंडित नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा इसका गठन किया गया था। और भी देखिए कुछ इस प्रकार के इंपॉर्टेंट तथ्य पूछे जाते हैं, जैसे 1934 में एक पुस्तक लिखी गई थी, प्लान इकोनॉमिक ऑफ पुअर। इस प्रकार का पुस्तक था जो विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद आपका 1938 हो गया। उसके बाद 1944 में बॉम्बे प्लान लाया गया था 8 उद्योगपतियों के द्वारा। उसके बाद 1944 में ही गांधीवादी योजना मन्ना रायन के द्वारा लाया गया था। उसके बाद 1945 में M.N. राय के द्वारा जन योजना, कौन सा योजना? जन योजना लाया गया। और सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया गया। तो ये सारे डेट एक ही जगह पे हैं दिए हुए और इन सबों से एक ना एक क्वेश्चन पूछते रहता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो दुर्गापुर पंचवर्षीय योजना जो था, और ये राउरकेला और एक था क्या, भिलाई, ये तीनों ही जो स्टील प्लांट था वो दूसरे पंचवर्षीय योजना में स्थापना किया गया था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो, कौन सा? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। पहला पंचवर्षीय योजना में आपका दामोदर, ब्यास और भाखड़ा, ये तीनों परियोजना का स्थापना किया गया था। तो ध्यान रखना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन कौन? दामोदर, ब्यास और भाखड़ा। दूसरे पंचवर्षीय योजना में कौन सा? तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित था किसके मॉडल पे? तो हेराड डोमर के मॉडल पे। दूसरा किसके मॉडल पे था? तो दूसरा जो था आपका पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था, है ना। चलिए अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? यानी इरडा, इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो आपका कहाँ पे आई है? तो इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में है। 1999 में इसकी स्थापना हुआ था, है ना। सुभाष चंद्र जो है इसके अभी अध्यक्ष है। किसका? तो इरडा का। मुंबई में मुख्यालय किसका? बहुत सारे बैंक का है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। लेकिन आरबीआई का जो मुख्यालय था 1935 में जब यह स्थापना हुआ था तो इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। इसका मुख्यालय मुंबई कब चल गया? तो 1937 से आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। नई दिल्ली में मुख्यालय किसका है? पीएनबी बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। करा निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर का मतलब है जिसे मेरे द्वारा चुकाया नहीं जाता, यानी डायरेक्ट रूप से हम नहीं देते हैं, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो सीमा शुल्क, बिक्री कर, ये सभी जो कर हैं वो अप्रत्यक्ष कर हैं, जबकि निगम कर, संपत्ति कर, आयकर, ये सभी डायरेक्ट टैक्स के रूप में आते हैं। चले आगे अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है 20 नंबर और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल कौन था? तो मार्शल। आंसर करेंगे कौन सा? बी नंबर। आंसर करेंगे बी नंबर, मार्शल है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ की पुस्तक कौन था? तो वेल्थ ऑफ नेशन। किन्स की पुस्तक कौन था? तो हाउ टू पे फॉर वार किसकी पुस्तक थी? किन्स की। इसकी एक और पुस्तक थी, इसने एक जनरल थ्योरी दिया था एम्प्लॉयमेंट करने पर कि इंटरेस्ट और मनी क्या मिलेगा। ये पूरे किताब का ही नाम था, बस हम इसे याद इस प्रकार से रखते हैं। इसका किताब का नाम है कि जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, पूरा। तो हम इसे ऐसे याद रखिए कि एक ये जनरल थ्योरी दिया था कि आप एम्प्लॉयमेंट कीजिएगा तो आपको क्या इंटरेस्ट और क्या मनी मिलेगा। उस प्रकार का जो सिद्धांत दिया था वो किन्स के द्वारा दिया गया था। रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया था कि ये एनालिसिस किया था। ये एनालिसिस वाला जो पुस्तक लिखा था, इकोनॉमिक्स पे एनालिसिस किया था, वो सैमुअल के द्वारा किया गया था। रॉबिन्सन जो था वो किया था आपका
नेचर एंड सिग्निफिकेशन, नेचर एंड सिग्निफिकेशन जो है वो रॉबिन्सन के द्वारा लिखा जाता है, जबकि सैमुअल के द्वारा एनालिसिस किया गया था इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स एनालिसिस की पुस्तक है वो सैमुअल का है। नेचर एंड सिग्निफिकेशन पुस्तक किसका है? तो रॉबिन्सन का है। मार्शल का कौन सा पुस्तक है? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन। केन्स का 2 पुस्तक, हाउ टू पे फॉर वार, और एक पुस्तक था जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट, और क्या था उसमें? इंटरेस्ट एंड मनी की जो बात कही गई थी वो केन्स की पुस्तक में कही गई थी। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो कर रहा है कि भोर घाट दर्रा किस 2 स्थानों को संपर्क करता है? तो मुंबई से पुणे के बीच जो है वो भोरघाट दर्रा है, और मुंबई से नासिक के बीच जो है वो थालघाट दर्रा है। मुंबई से नासिक के बीच कौन सा दर्रा है? तो थालघाट दर्रा है। और मुंबई से पुणे के बीच कौन सा दर्रा है? भोरघाट दर्रा है। भारत के प्रमुख दर्रे जो आपको याद रखना है। आइए चलते हैं मैप पे। देखिए ये आपका जो है वो दक्षिण भारत में जो दिया गया दर्रा है, ये एक दर्रा और ये एक दर्रा, ये थालघाट और ये भोरघाट, दोनों कहां पे है? तो महाराष्ट्र में है। इधर में केरला में 2 दर्रा, पालघाट और सिनकोन्ना घाट, ये दोनों कहां पे है? केरल में है। इस प्रकार से आप याद रखिए कि कौन से राज्य में कौन से दर्रा है। उसके बाद देखिए ये मणिपुर है, और मणिपुर में तुजू दर्रा, कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा कहां पे? मणिपुर में। अरुणाचल प्रदेश के 3 दर्रा, कौन कौन? बोमडिल्ला, यांगयापा और दीफू। बोमडिल्ला, यांगयापा और दीफू कहां पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम में 2 दर्रा, नाथुल्ला और जयलेपला। नाथुल्ला सिक्किम में और जयलेपला भी कहां? सिक्किम में। उसके बाद उत्तराखंड का 3 दर्रा, कौन कौन? माना, नीति, लीपू। माना, नीति, लीपू, ये तीनों कहां पे? उत्तराखंड में। उसके बाद देखिए आप ऊपर में जो दर्रा दिया गया है आपका कौन कौन सा है? तो इधर में है हिमाचल प्रदेश में भी 3 दर्रा, एक इधर में है रोहतांग दर्रा, एक इधर में ये बारालाचा, और एक ये सिप किला। यानी बारालाचा, सिप किला और रोहतांग। बारालाचा, सिप किला, रोहतांग कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 भागों में बटा है। अब देखिए यहाँ पे जो है कि इस तरफ से ऐसे बट गया ये, तो काराकोरम और बुर्जिल्ला ये दोनों लद्दाख में, और ये तीनों पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल, ये तीनों कहां पे है? तो ये तीनों जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रकार के भारत के प्रमुख दर्रे हैं जो आपको याद रखने हैं। हमने आपको विथ मैप बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा और याद भी हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको इस प्रकार से तो जरूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखने का प्रयास करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। आइए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका कि धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो धारला जो है वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। नर्मदा जो है वो आपका निकलती है अमरकंटक से, और मध्य प्रदेश में आपका धुआंधार जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात इसी नदी पे है। और ये मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र का हिस्सा थोड़ा सा स्पर्श करते हुए और गुजरात में चली जाती है। गुजरात का इसे जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा के जगह पे एस्चुअरी का निर्माण करती है। चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, और ये यमुनोत्री से निकलती है और इलाहाबाद में आकर गंगा से मिल जाती है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिवावा से निकलती है, और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्रा पे था कौन सा नदी? ये सहायक नदी। तो धारला किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। आइए चलते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र पे। देखिए ये है ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। इधर तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। सांगपो यांगपो जांगवू के नाम से ये बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में यांगयापा दर्रा के पास प्रवेश करती है, और मिसमी, दिहांग, लोहित ये सभी नदियां अरुणाचल प्रदेश में इसकी सहायक बनती है। इस तरफ से ये असम में प्रवाहित होते हुए असम को छोड़कर ये आपका बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और जमुना के नाम से ये बांग्लादेश में जानी जाती है। देखिए इसकी मानस, संकोश, रैंडफ और जलडांका, उसके बाद आपका कामोंग, सुवर्णसिरी, धनसिरी, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। इधर से देखिए सुरमा, बराका, ये सभी नदियां जो है इस तरफ से आती है, और इधर से गंगा जो पद्मा के नाम से बांग्लादेश में बहती है, आकर तीनों मिलकर मेघना नामक जलधारा का निर्माण करती है, और विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी के तंत्र से होता है। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे।
ये है क्वेश्चन नंबर। अब अगला देखिए कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन करा है पंचेत परियोजना, पंचेश्वर परियोजना किन दो राज्यों के लिए किन दो देशों का संयुक्त परियोजना है? तो ये भारत और नेपाल का संयुक्त परियोजना है और ये महाकाली नदी पर है। कौन सा नदी पर है? महाकाली नदी पर है। ध्यान रखिएगा, ये पंचेश्वर परियोजना। चलते हैं अब 24 नंबर क्वेश्चन पे। यह 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन करा है भारत में कोयला भंडार के मामले में कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो कोयला भंडार सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के पास है, लेकिन उत्पादन में भी पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ है और दूसरे नंबर पे उड़ीसा है। जिस प्रकार से तेल के उत्पादन में, खनिज तेल के उत्पादन में भी राजस्थान पहले नंबर पे है, जबकि भंडारण में किसके पास? आसाम के पास सबसे ज्यादा भंडार है। तो याद रखिएगा, कोयला का भंडार सबसे ज्यादा कहां पे? आपका ये झारखंड में, और उत्पादन में छत्तीसगढ़ सबसे आगे। कोयला 4 प्रकार का कौन कौन होता है? ABLP। ABLP का मतलब क्या है? ये एंथ्रासाइड है, ये बिटुमिनस है, ये लिग्नाइट है और ये पीट है। सबसे ज्यादा कार्बन की प्रतिशत एंथ्रासाइड में पाया जाता है, जो लगभग 90% से प्लस कोयला होता है। और भारत का एकमात्र क्षेत्र कारगिल, कौन सा क्षेत्र? कारगिल में ये पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला आपका गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला कोयला बिटुमिनस ही कोयला है। गर्म होने पर यह कोमलता प्राप्त करता है। उसके बाद है लिग्नाइट, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? भूरा कोयला। और यह तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है। और सबसे घटिया किस्म का कोयला जो होता है वो पिटवा कोयला होता है और पीट कोयला होता है। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला कोयला कौन सा है? तो बिटुमिनस। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की थी? तो राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 2000 में किया गया था। आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। चलिए आगे आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। और देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है केद्रेमुख और उत्तरी सह्याद्री का जो आंसर होगा वो कलसुबाई होगा। लेकिन हमसे यहाँ पे दक्षिणी सह्याद्री पूछा था तो आंसर हो जाएगा केद्रेमुख, और उत्तरी सह्याद्री का था तो आंसर होता कलसुबाई। डोडा बेटा किसका है? तो नीलगिरी का। किसका है? नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी है। वहीं दक्षिण भारत में हम बात करें सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पर्वत में स्थित कौन सा? अनाईमुडी पर्वत जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो काडरमा के पहाड़ी जो केरल और तमिलनाडु के सीमा के पास है, और इसे इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। जबकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। और विश्व की सबसे लंबी चोटी कौन सी हो जाएगी? तो एंडीज। कौन सा हो जाएगा? एंडीज। विश्व की सबसे लंबी एंडीज। एवरेस्ट सबसे ऊंची दक्षिण भारत में अन्नामलाई में अनाईमुडी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, और दक्षिणी सह्याद्री की केद्रीमुख, और उत्तरी सह्याद्री की कलसुबाई। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किससे नहीं होकर गुजरती है? राजस्थान से जाती है, त्रिपुरा से भी जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, मणिपुर से नहीं जाती, मिजोरम से होकर जाती है। आइए चलते हैं मैप पे और देखते हैं। आपको एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। देखिए ये है भारत का मैप, और ये वाला जो डॉट लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, यानी कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से इसे जाना जाता है। तो देखिए आप कौन कौन से राज्य से होते हुए ये रेखा जाती है। तो ये वाला जो राज्य है वो है गुजरात, ये वाला राज्य जो है वो है राजस्थान, ये वाला राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश, ये वाला जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़, ये वाला राज्य जो है वो है झारखंड, ये वाला राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है, और ये है त्रिपुरा, और ये है मिजोरम। तो ये कितने राज्य हो गए? तो ये 8 राज्य हो गए। कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। सबसे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा के कहां पे है? तो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा इसकी लंबाई है। ध्यान रखना है। उसके बाद इसे याद क्या रखना है कि झारखंड का शहर रांची जो है वो ठीक कर्क रेखा पे ही स्थित है। तो कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहां से ये गुजरती है। उसके बाद जो याद रखना है, ये वाली जो लाइन है ऊपर से जो नीचे की ओर आई है, ये वाली लाइन, इसे हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत का मानक समय है। क्या है ये? भारत का मानक समय है। हम थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं ताकि आपको स्पष्ट तौर पे हम दिखा पाए जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए
ये वाला जो मिड पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये छत्तीसगढ़ का इलाका है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर दोनों भारत में किस राज्य में मिलते हैं? तो दोनों का मिलन बिंदु देखिए कहां पे है, छत्तीसगढ़ में। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि भारत में कर्क रेखा और भारत का मानक समय का मिलन बिंदु कौन से राज्य में है? तो उसका मिलन बिंदु जो है वो आपका कहां पे है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ राज्य को, क्योंकि दोनों को मिलन बिंदु है। ये क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेगा। हम ऐसे क्वेश्चन को भी लेकर चल रहे हैं जो क्वेश्चन आने की एग्जाम में प्रबल संभावनाएं बनती है ऐसे क्वेश्चन की, है ना। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे ये भी कि 82.5 डिग्री जो है वो कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये देखिए, ये वाला राज्य जो है वो यूपी है, ये वाला राज्य एमपी है, ये वाला राज्य छत्तीसगढ़ है और ये वाला राज्य जो है आपका उड़ीसा है, और ये वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। तो कर्क रेखा तो 8 राज्य से गुजरी और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्य से? तो 3 और 2 5 राज्य से गुजरी। कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन कौन सा राज्य? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और कहां पे आकर दोनों मिलती है? तो छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और मकर और इसका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का मिलन बिंदु है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन जो है वो है 28 नंबर है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ता है? देखिए, पाक जल संधि जो है वो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ता है, जबकि ये अलग करता है भारत और श्रीलंका को। मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। बेरिंग जल संधि जो है वो आर्कटिक महासागर में चुक्सी सागर और प्रशांत महासागर में आपका ये बेरिंग सागर ये दोनों को जोड़ता है, ये है ना। अगर सागर में पूछेगा तो आर्कटिक और प्रशांत को आंसर करेंगे। पूछेगा क्वेश्चन में कि अगर बेरिंग जल संधि किसे जोड़ता है, कौन से दो सागरों को जोड़ता है, तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। जबकि ये अलग करता है, इस तरफ ये जो इलाका है और इस तरफ मान के चलिए ये इलाका, और ये जल से भरा हुआ क्षेत्र है और ये बेरिंग जल संधि है। कौन सा जल संधि है? बेरिंग जल संधि। तो इस तरफ आर्कटिक महासागर है और इस तरफ प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर है। और ये वाला इलाका रूस का है और ये वाला इलाका जो है वो अलास्का का है, और ये अलास्का यूएसए का हिस्सा है और ये रूस जो है वो एशिया वाला हिस्सा है। आपको पता होना चाहिए रूस 2 महादेशों में, यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो अब 3 ऑप्शन तो आपको बता दें, तो चौथा जो बच गया वो आंसर हो जाएगा। सुंडा जल संधि जो है वो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। हिंद महासागर का नाम जो है ये आपका ये भारत के नाम से संबंध रखता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा महासागर है जिसका नाम ये भारत के नाम से संबंधित है? तो आंसर करेंगे आप हिंद महासागर, है ना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किस महादेश को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? तो अफ्रीका महादेश को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्र विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो अब सिंपल सी बात है ये कि जलोढ़ मृदा जो है वो सबसे ज्यादा भारत में विस्तृत क्षेत्र पर पाया जाता है। जलोढ़ मृदा जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बांगर और एक होता है खादर। बांगर को हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसे कॉप या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का जो रंग काला होता है वो टिटैनिफेरा मैग्नेटाइट के कारण होता है। किसके कारण? टिटैनिफेरा मैग्नेटाइट के कारण होता है। काली मिट्टी को रेगर मिट्टी, कपासीय मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, ये तीनों मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है।
है ना, और ये कपास की खेती लेके सबसे ज्यादा उपजाऊ है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो होता है वो निच्छालन की प्रक्रिया से होती है। जिस क्षेत्र में वर्षा सर्वाधिक होती है उस क्षेत्र में निच्छालन की प्रक्रिया होती है और लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक पाया जाता है। तमिलनाडु में आपका सबसे ज्यादा लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है और ये चाय की खेती के लिए, मसाले खेती के लिए उपजाऊ होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौ ऑक्साइड के कारण होता है और लाल मिट्टी जब पानी का प्रवेश कराया जाता है तो इसका रंग पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे ये कह रहा है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मुरलेन जो है वो मिजोरम में है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान से, एक क्वेश्चन एग्जाम में परफेक्ट है ऐसा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा मैप के सहारे। मणिपुर, पंजाब में तो कोई नहीं है। केरल, मिजोरम और मणिपुर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? हमने जो सबसे पहले बात किया था वो मुरलेन, यही देखिए यही वाला पूछा हुआ है कि मुरलेन कहाँ पे है। तो मुरलेन जो है वो मिजोरम में है। और फवगई पुई नीला पर्वत ये भी कहाँ पे है? मिजोरम में है। ये एसआई का प्रीलिम्स में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया और एसआई का प्रीलिम्स में ये सेकेंड पेपर में पूछा गया। तो सोचिए एक एग्जामिनर ने दो शिफ्ट, एक ही डेट में दो शिफ्ट में दो क्वेश्चन, एक यहीं से और एक यहां से उठाता है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन कहां से लाए जाते हैं। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। और वही एसआई का मेंस में पूछा हुआ है किवी लामजाओ नेशनल पार्क कहां पे है? तो ये मणिपुर में है। तो ये तीनों क्वेश्चन एसआई का प्री और मेंस 2400 वाला जो वैकेंसी था उसमें पूछा गया था। तो आप समझिए कि 3 शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पूछा गया। इसका मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है ये मैप। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हम ये मैप को पूरा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से एक टॉपिक बना के पढ़ाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको इसका वीडियो मिलेगा और बिल्कुल डीप अध्ययन है इसका किया हुआ है। वहां पे आप जाकर इसे वहां पे पढ़ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन पे जाने से पहले देखिए थोड़ा केरल वाले राज्य को भी देख लेते हैं कि केरल में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो केरल में देखिए अनायमुडी, इराविकुलम, मिथकत्थन और पराबिकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली, ये सभी कहाँ पे हैं? तो ये सभी केरला राज्य में है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का रहा है विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया इस बार भी। और 2020 में 16 सितंबर को जो मनाया गया उसका जो थीम था वो थीम था ओजोन फॉर लाइफ। क्या नाम था उसका? ओजोन फॉर लाइफ। तो याद रखिएगा 16 सितंबर 2020 को मनाया गया ओजोन दिवस का थीम क्या था? तो ओजोन फॉर लाइफ। ओजोन जो है वो संताप मंडल के ऊपर में ओजोन परत के बीच स्थित है। परावैंगनिक किरण जो आती है उसे ये रोकता है और ओजोन का सूत्र होता है O3 और इसकी नापने की इकाई है डॉप्सन। क्या है? डॉप्सन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 62 में, जबकि श्री गणेश 1957 में होता है। 1957 में होता है। 72 में आयोग का गठन किया जाता है। आयोग, अंतरिक्ष आयोग का गठन 72 में, कार्यक्रम की शुरुआत 62 में और श्री गणेश किया गया 57 में। 1969 में ISRO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है और इसरो का जो अध्यक्ष है वर्तमान में के शिवान है। क्या नाम है इनका? के शिवान है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। इसका गठन 1919 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का सबसे पुराना संगठन है। शांति के लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पेरिस में FAO रोम जो है ये मुख्यालय जो खाद्य सामग्री के लिए संबंधित है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है जो डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं 35 नंबर। और 35 नंबर क्वेश्चन कर उदय भूमि किस महान पुरुष का समाधि स्थल है? तो उदय भूमि जो है वो KR नारायणन का समाधि स्थल है। जगजीवन राव का समता स्थल और ज्ञानी जैल सिंह का क्या हो जाएगा? तो ज्ञानी जैल सिंह का हो जाएगा एकता स्थल। क्या हो जाएगा? एकता स्थल,
है ना, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का हो जाएगा, और शंकर दयाल शर्मा का हो जाएगा आपका कर्म भूमि, कर्म भूमि, ये हो जाएगा किनका, तो शंकर दयाल शर्मा का। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है ना, ध्यान रखिएगा। सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र, जबकि सर्वोच्च पुरस्कार भारत का है भारत रत्न। क्या नाम है, भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 से हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रेणुका झील जो भारत में रामसन आर्द्रभूमि क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं, किस राज्य में है, तो रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में, रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में। देखिए रामसन आर्द्रभूमि में लिस्ट में जो शामिल किया जाता है वो 1971 में रामसन सम्मेलन हुआ था पहली बार ईरान में, यहीं से इसमें शामिल करने के लिए सिलसिला शुरू किया गया। रामसन में वर्तमान में जो शामिल है वो 42 स्थान है जो भारत का है, पर आप इसे अभी याद रखिए, लेकिन आपको एग्जाम जब होने वाला होता है उस टाइम ऐसे डेटा को जरूर याद रखा जाता है कि कितने डेटा हैं जो रामसन में सम्मिलित है। तो इसका आंसर जो होगा रेणुका झील कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल से नहीं है, नहीं है, लास्ट में जरूर देखिए कि क्या पूछा गया है, नहीं है, तो मेयर्स कप का जो संबंध है वो है आपका मुक्केबाजी से, किससे, मुक्केबाजी से है, जबकि रॉबर्ट डुरंड और आशुतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज जो है सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था, तो 1920 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में फहराया गया था। इसका डिजाइन करता जो थे वो ये क्या नाम था इनका, पियरे डी कुरवर्ती, क्या नाम था, पियरे डी कुरवर्ती, जो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किए थे 1896 में। ओलंपिक का शुरुआत 776 ईस्वी बीसी में हुआ था, ये बंद हो गया, लेकिन इसके बाद ये पियरे डी कुरवर्ती के द्वारा 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किया जाता है, ये फ्रांस के थे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आर्थर सी क्लार्क को सूचना क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, और 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी को निर्वाचन के लिए निर्वाचन सदस्य में शामिल किया गया, तो 70वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान लेकर आया गया था। 70वां संविधान संशोधन है ना, ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में। 69वां संविधान संशोधन जो था, और 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 में। कब हुआ था, 1989 में हुआ था ये। और इसी के तहत जो आयु सीमा थी वो 21 से 18 कर दिया गया था मतदाताओं का, है ना। चलिए 69वां संविधान संशोधन जो था वो 1991 में हुआ था, और इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था दिल्ली को। तो आंसर जो इसका होगा 41 का सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोकसभा के बैठक की गणपूरत कितना होता है, तो 1/10 के अभाव में स्थगन करने का अधिकार किसके पास है, तो जब गणपूरत नहीं होता है तो स्थगन करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए कितना नंबर है, 43 नंबर। क्या कर रहा है 43 नंबर की, 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पूर्णतः निषेध कहा गया है। यानी कहा जा रहा है कि न्यायालय द्वारा संसद की किसी भी कार्रवाई का जांच बिल्कुल सही है, यह कौन सा अनुच्छेद के तहत कहा गया है, तो यह अनुच्छेद 122 में प्रावधान है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय का वर्णन किया गया है, तो 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन, तो सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक, ये 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन, तो विचार विश्वास, अभिव्यक्ति और धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता, और 2 प्रकार की क्षमता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर।
तो आंसर जो इसका हो जाएगा सी नंबर। 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना और प्रसारण मंत्री थे? तो सरदार पटेल सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे, और आपका ये सूचना प्रसारण हो गया, गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री, और क्या थे? उप प्रधानमंत्री। ये तीनों पद जो था वो सरदार पटेल के पास था। जगजीवन राव को श्रम मंत्रालय दिया गया था और एच.सी. भाभा को दिया गया था आपको ये वाणिज्य मंत्रालय। राजकुमारी अमृता कौर को ये स्वास्थ्य मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि विधि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? हमें जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, गलत। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है, जबकि ब्रिटेन से लिया गया है विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से, बिल्कुल सही। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन जब पूछेगा तो ये आयरलैंड से लिया गया है। द्विसदनात्मकवाद यूएसए से लिया गया है, गलत। ये यूके से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची के साथ साथ प्रस्तावना का भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो हमें गलत ढूंढना था, तो गलत कौन कौन सा है? 1 नंबर गलत है, 3 नंबर गलत है, यानी आंसर ए हो जाएगा ये 46 का ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार में लोकसभा और राज्यसभा के कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में 40 और विधानसभा में राज्यसभा में 16 और लोकसभा में कितना? 40। और दोनों जोड़कर अगर पूछेगा सदन में, कहेगा सदन में कितना है, तो सदन में कितना हो जाएगा? 56। विधान परिषद में पूछेगा, विधान परिषद में, तो आंसर करेंगे 75 सीट। और विधानसभा में सीट पूछेगा तो आंसर करेंगे 243 सीट। तो याद रखना, लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, सदन में टोटल कितना? 56, विधान परिषद में 75 और विधानसभा में 243। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। कराए केंद्र राज्य संबंध पर गठित सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध को बनाने के लिए। चलिए देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। और 49 नंबर क्वेश्चन करा है 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो ये सभी भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, मैथिली, डोगरी, एक और संथाली। ये चारों भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। भारत के मूल संविधान में मात्र 14 भाषा था। 15वां भाषा बना कौन? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी जो है वो 15वां भाषा बना। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है और कोकनी, मणिपुरी और नेपाली ये तीनों को जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये 4 भाषा जोड़ा गया। तो टोटल अभी भाषा मान्यता प्राप्त 22 हैं, जिसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। भारत में से भारतीय संविधान में भाग 17 में भाषाओं का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 343 के तहत कहा गया है कि भारत की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का। भारतीय राजनीतिक इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है? तो आंसर इसका बताने से पहले थोड़ा बात आपसे कर लिया जाए कि अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल पर नए पुराने जैसे भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बहुत ही जल्द हम YouTube पे एक क्यूज टेलीग्राम के माध्यम से हम पिछले वीडियो में भी कहते रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी जो भी वो बच्चा हो जो तैयारी कर रहे हैं वो जुड़े एसआई का और आपका ये सचिवालय का। तो उसके बाद हम इसे चालू करेंगे। बिल्कुल एक टारगेट होगा कि बिल्कुल टारगेट बैच की तरह ये चलेगा। आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसे टेस्ट कराया जाएगा, उसका एनालिसिस कराया जाएगा। सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ही ऑनलाइन में किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया यहाँ पे? तो संयुक्त बैठक 3 बार बुलाया गया, एक 61 में, एक 78 में और एक 2002 में। पहला बार जो बुलाया गया था वो दहेज से संबंधित बात करने के लिए, दूसरा जो था वो बैंकिंग से संबंधित था और तीसरा जो था वो आतंकवाद से था। किससे था? आतंकवाद से था।
तो ध्यान रखना कि भारतीय राजनीतिक में अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाया जा चुका है, 1961, 1978 और 2002 में। पहला बार जो था वो दहेज के मुद्दे पर बात करने के लिए, दूसरा जो था वो बैंकिंग संबंधित और तीसरा था आतंकवाद के बात करने के लिए। संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है और संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अध्यक्षता इसका लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? कमेंट्स बॉक्स में इसको टाइप कीजिए कि आपको संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में जो लिया गया है वो कौन सा देश के संविधान से लिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।